आपके पूरे सर जीवन काल में कोई ऐसी घटना जिसने आपको आहत कर दिया हो? मेडल वहाँ पहुँचता बाद में था, उससे पहले बिरादरी पहुँच जाती थी, वो मेडल नहीं दिए गए। अगर आप काम में दुगने होशियार नहीं है, दिक्कत पड़त में, कानून जानने में, नियम जानने में, तो नौकरी करना बहुत भारी है शेड्यूल कास्ट का। फिर भी उनको आगे नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उनका आरक्षण था, उनको आरक्षण का लाभ मिला। वो आरक्षण को गाली देते हैं, वो कभी जाति को गाली नहीं देते, कभी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं होते, कभी लिंग भेद के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलता। और आरक्षण का आप लाभ लीजिए, जिनको मिल रहा है वहाँ लड़के की शादी कर दो, चाहे लड़की की शादी कर दो। अंधविश्वास को लेकर सर आपकी क्या राय है? जो तर्क में विश्वास ही नहीं करते वो कैसे साइंटिस्ट पैदा करेंगे? हमारे देश के अंदर जो एवरेज समय खर्च होता है अंधविश्वासों के ऊपर, वो करीब 60 घंटे होता है एक साल। और कई बाबा तो ये कहते हैं कि साहब 15 अगस्त को अंग्रेज इसलिए देश छोड़ के चले गए थे कि हमारे एक अगस्त मुनि थे और उन्होंने समुद्र सोख लिया था और उस पर हजारों लोगों ने तालियां बजा दी। सोचिए, ये पल्स चेक करते हैं लोग, उधार देकर के दान देते हैं अपने सर्वेंट्स को। आप जॉब में ही अपने सिस्टम के अगेंस्ट हो जाए, जैसे पुलिस विभाग का ही मामला है, गिरफ्तारी। देखिए, सिस्टम के खिलाफ नहीं है जी, हम संविधान के साथ। लोग इस बात का भी महिमा मंडन करते हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की लड़कियों को रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसका वायरल वीडियो बनाएंगे। कहते हैं हमने अच्छा किया, ये इसी काबिल है। जब तक जातिबंदी कानून नहीं बनेगा, जब तक साक्षात्कार विहीन परीक्षाएं नहीं होंगी, तब तक इस देश से जातिवाद नहीं जा सकता। यहाँ तक है कि मुझे परमात्मा ने आदेश दिया तो मैं जूता दोबारा मांगू, ये दबंगई तो पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। तो बाबाओं को ठेका मिला हुआ इसी बात का। 4-5 बाबा हैं, वो ताली बजवाते हैं अपने वर्ण व्यवस्था की बातों पर। उसको लगता है कि हाँ, अगर पड़ोसी दूसरी बिरादरी का है, उसके बेटे के साथ बलात्कार हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो इसी के लिए बने हुए हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हम किसी भी प्रदेश की तुलना करें तो शायद वहाँ का युवा जब थोड़ा सा भी समझदार होता है और शिक्षा के क्षेत्र में जब वो आगे जाना चाहता है तो शायद उनकी आंखों में एक सपना होता है कि जो भारत की सर्वोच्च सेवा है उस सेवा के अंदर उनको जाना है। जो एक युवा अपना सपना सजोते हैं आईएएस और आईपीएस बनने की और सोचते हैं कि वहां से हम अपने देश की सेवा करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत हैं, उन्होंने इस सेवा में रहते हुए अपनी जॉब को एक चीज से आहत होकर उन्होंने राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। जी हाँ, आज हमारे दर्शकों के बीच में डॉक्टर बीपी अशोक सर हैं, जो पूर्व वरिष्ठ आईपीएस हैं। सर, पावर टॉक विद संजीव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच संजीव भाई। बात करेंगे, जब सर चर्चा में आए, वैसे तो सर ने अपने पूरे कार्यकाल में या मैं कहूं पूरे जीवन काल में बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन सुर्खियों में तब आना हुआ जब उन्होंने एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे या जो बार बार उनके कानून में बदलाव हो रहे थे या जो न्याय की संहिता थी उससे आहत होकर उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। सर, कैसे शुरुआत हुई इसकी? कैसे ये जो 2018 में आप चर्चा में आए, क्या विषय था सर पूरा ये? देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था और उसमें यह स्पष्ट किया था कि कोई भी गिरफ्तारी बिना जांच के और बिना विवेचना के नहीं होगी, जबकि एससी एसटी एक्ट में प्रोविज़न है कि उसके पहले कोई जांच नहीं होगी। जी, जब जांच का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया तो इससे पूरे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग पूरे देश के अंदर बहुत आहत हुए, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया था कि जो दबंग लोग हैं या जो जातिवादी लोग हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोर आदमी को दबा करके उससे समझौता करा लें। जी जी, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी का प्राविधान था और उसी वजह से शेड्यूल कास्ट के लोग बाग जो भारतीय संविधान ने मुख्य अधिकार दिए थे उनका उपभोग कर पा रहा था। लड़कियां स्कूल जा रही थीं और लोगों में ये डर था कि अगर हमने लड़कियों की छेड़खानी की, स्कूल से रोका, हमने किसी को गाली दी, किसी के साथ जातिवादी अत्याचार किया, कोई गैंग रेप दिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कानून बने हुए हैं साधारण कानून उसी के अंदर कार्रवाई होगी। एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है एससी एसटी एक्ट, उसके प्राविधान के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और जेल अवश्य जाना पड़ेगा। इस चीज़ को जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया तो 2 अप्रैल को, हालांकि हमने 3 दिन पहले अपील की थी कि सिर्फ ज्ञापन दिया जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे लोग उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ़ मुकदमे लिखे जाएं, और इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। हमने शांति की अपील भी की थी 3 दिन पहले फेसबुक के माध्यम से। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग जब 2 अप्रैल को 6 बजे के आसपास पुलिस वालों ने इसको बड़ा हल्के से लिया था। जी, अधिकतर जिलों में
मैं उस समय ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था, देख रहा था टीवी और प्रयास कर रहा था अधिकतर जनपदों में लोगों से संपर्क करने का कि शांति बनाए रखें, सिर्फ ज्ञापन सौंपें, जी। इस तरह की बात ना हो, सिर्फ ज्ञापन लोगों को दें, DM साहब को। शांतिपूर्ण ज्ञापन होना चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस समय से नहीं पहुंची मेरठ में, आगरा में, अलीगढ़ में और यहाँ तक कि दूसरे स्टेट्स के अंदर भी। उससे ये हुआ कि वो जो भीड़ आ रही थी, उस भीड़ में कई ऐसे लोग आ गए जो न्यूसेंस करने वाले थे, जो प्लांट किए हुए थे, जो इस एक्ट के खिलाफ बहुत पहले से रहे हैं। उन लोगों ने अंदर आकर के कुछ ना कुछ शरारत की। कई लोगों ने मेरठ वगैरह में कहीं चौकी जला दी गई, तो उससे बहाना मिल गया पुलिस को कार्रवाई करने का। तो पुलिस ने द्वारा फायरिंग की गई, लोग बेकाबू हो गए। निश्चित रूप से जब बेकाबू होते हैं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। उसमें मुकदमे लिखे गए और मुकदमे भी बिल्कुल क्रश करने के हिसाब से लिखे गए थे, हजारों मुकदमे लिखे गए थे। और जब पुलिस कार्रवाई हुई तो उसमें 13 बच्चे मारे गए थे। और ये आंदोलन सब किस समाज के लोग कर रहे थे? अधिकतर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के SC ST के लोग। उसके विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके विरोध में था। और 1-1:30 बजे करीब जब सारी चीज़ें देखी, पूरे देश के लगभग हर चौराहे पर क्रांति हो रही थी, बदलाव हो रहा था, मांग हो रहा था, सड़क जाम, ट्रेन के ऊपर भी सभी चीज़ें, पूरे देश के एक इस तरह की क्रांति कभी नहीं देखी गई। मैं अपना जब टीवी देख रहा था तो उस समय मैंने पूरा प्रयास किया और साथ में ही मैंने फिर राष्ट्रपति महोदय को साथ अपनी मांगे रखी थी कि ये SC ST एक्ट के अंदर जो जांच का प्रावधान किया गया है इसको तत्काल वापस लिया जाए, SC ST एक्ट को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए और साक्षात्कार खत्म किए जाएं, जो हिस्सेदारी की लड़ाई है वो उसको ठीक किया जाए। SC ST OBC और अल्पसंख्यक को, महिलाओं को आरक्षण उनके अनुपात में दिया जाए और जो सांसदों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लगभग 7 मांगों में। उनमें उसके बाद में मैंने इस्तीफा भेज दिया था। उस इस्तीफे के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, कई अधिकारियों ने रिपोर्ट किया, उसमें मेरे खिलाफ भी बयान दिए थे और बड़ा ही भावुक मामला ये रहा। अधिकारियों ने बुलाया, कई लोगों ने समझाया भी, धमकाया भी। और मुख्य घटना ये हुई कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था मुरादाबाद में और प्रेम प्रकाश जी थे उस समय ADG रैंक पर। उन्होंने काफ़ी बात की और कहा कि आप नौकरी करिए और चिंता मत करिए। SC ST एक्ट, ये 9 जुलाई की बात है, 9 जुलाई 2018 जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझाया, उन्होंने कहा कि ये एक्ट 1 महीने के अंदर वापस हो जाएगा, इसमें हम अमेंड करा देंगे। और उन्होंने जो वादा किया तो उसको निभाया गया। 9 अगस्त को वो एक्ट के जो प्रावधान खत्म किया गया था उसको वापस ले लिया गया और मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि आप बेखौफ होकर के नौकरी कीजिए, इस तरह की बात नहीं है। तो ये एक अच्छा सरकार की तरफ से। आपने कहा कि सर कुछ अधिकारियों ने धमकाया, समझाया, मतलब कई लोगों ने डिपार्टमेंट के अंदर ही? हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर, जो वैसे डायरेक्ट नहीं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि इसमें कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ, हाँ, मतलब जॉब से रिलेटेड। हाँ, लेकिन देखिए सही मुद्दों में अगर हम भारतीय संविधान के साथ खड़े हुए हैं जी, अगर इस हिस्सेदारी के मामले में हम सही मुद्दों में खड़े हुए हैं और हम अपना संदेश दे रहे हैं जी, कि हम सही मुद्दे में हम स्टैंड ले रहे हैं, हम साथ खड़े हुए हैं उन निर्दोषों के लिए जिनके लिए वो कानून बनाया गया है। डेमोक्रेसी क्यों बनाई गई? डेमोक्रेसी इसलिए बनाई गई कि आम आदमी को सुरक्षा का एहसास मिले। पुलिस में भी तो हम इसीलिए आए। सही बात है। अगर हमको लगता है कि आम आदमी की सुरक्षा उससे प्रभावित होगी और हम उनके साथ खड़े हुए हैं जी, और हमने एक संदेश दिया कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो ये मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जातिवादी को घायल करना चाहता हूँ या उसको गलत करना चाहता हूँ। तो उसमें निश्चित रूप से सब लोगों ने जो रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया। उस समय DGP OP सिंह महोदय थे, उन्होंने उसका पूरी तरह से मुझे आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, ये कार्यवाही जो सुप्रीम कोर्ट ने की है इसको ऊपर भी बात चल रही है और चर्चा चल रही है, जल्दी से ये खत्म होगा। और बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा आश्वासन दिया था जिसका पूरी तरह से पालन किया गया था। और बाद में इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी मेरे खिलाफ और मेरी पोस्टिंग भी की गई थी।
तो जॉब में रहते हुए सर सिस्टम के खिलाफ हो जाना किस तरह का मतलब देखिए, माहौल सिस्टम रहता क्या, है अगर आप जॉब में ही अपने सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएं? जैसे ये पुलिस विभाग का ही मामला है, गिरफ्तारी, सजा, और आप खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे, तो अपने इस सिस्टम के खिलाफ। देखिए सिस्टम के खिलाफ नहीं है, जी हम संविधान के साथ हैं। जी संविधान के खिलाफ अगर कोई भी संविधान से संबंधित बॉडी जाएगी, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, अगर हम संविधान के मूल्यों के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, समाज के उत्पीड़न में, और पुलिस वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वो उत्पीड़न में उत्पीड़क का साथ नहीं देगा। ये जो कानून को बदला गया था, जांच जी। की अनिवार्यता की थी, इसमें तो एक मौका दे दिया गया था ना कि जो दबंग आदमी है वो या तो राजी राजी मना लेगा उसको, क्योंकि 7 दिन में सामने टाइम वाले होगा, पक्ष को 7 दिन में। 7 दिन में सामने वाले को या तो दबा लेगा या पैसा दे देगा या धमका देगा किसी भी तरह से, और ये 7 दिन में काफी लोगों को इकट्ठा करके मैनिपुलेट कर लेगा जी। और 7 दिन बाद आदमी का क्रोध भी शांत हो जाता। और ऐसा नहीं है, और खास तौर से कमजोर वर्ग के लोग जो हैं वो सहनशील भी बहुत ज्यादा हैं, जो सैकड़ों साल से अन्याय झेलते रहे, सोचते हैं चलो एक और सही, तो वो कई बार क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह की नौबत कानूनी विवाद में बहुत ज्यादा फंसना भी नहीं चाहते, कोई गवाह भी नहीं मिलता, कोई गवाह भी नहीं मिलता, और मजबूत कन्विक्शन भी नहीं है। आदमी को समझाया जाता है देखो तुम्हारे गवाह भी टूट जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास वकील नहीं है, तुम्हारे पास जज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता नहीं है। तो इस तरह की बातों में आदमी सोचता है चलो उससे अच्छा है कि हम क्यों रंजिश पालें, जो हमारे विरोधी हैं ये बहुत ताकतवर हैं, इनके पास पैसा है, वकील, जज, पुलिस, नेता सब इनके पास है, तो आदमी प्रभावित हो जाता है और समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन SC/ST एक्ट की वजह से तुरंत गिरफ्तारी होती थी, उसका एक प्रभाव था, और ये एक अच्छा कदम था कि तुरंत SC/ST एक्ट को रेस्टोर किया गया था। राइट, मतलब इमीडिएट एक्शन होता था, शायद उसीलिए वो कानून बनाया गया, और शायद इसीलिए जो उसका दुरुपयोग, मतलब जो कानून पे जो लोग अत्याचार करते थे गरीब वर्ग पे या जो कमजोर वर्ग पे, शायद इसी वजह से वो लोग डरते भी थे, क्योंकि इसमें इमीडिएट कार्यवाही करने का आदेश था। संविधान फिलहाल इस तरीके की उसमें आजादी देता था पुलिस प्रशासन को कि आप इमीडिएट कार्यवाही कीजिए। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने सर पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं सर, आप कहाँ से हैं और कैसे आप पुलिस सेवा में आए, कौन कौन है सर आपके परिवार में इस समय? देखिए मेरे परिवार में डॉक्टर देवी सिंह अशोक बुलंदशहर के रहने वाले हैं, वहाँ स्याना एक जगह है, वहाँ पर लौंगा सराय के नाम से गांव है हमारा, और आप गूगल पर भी देख सकते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ हमारे गांव में बना हुआ है जी, वो करीब 53 फीट का है, काफ़ी ऊंचा। तो 2 अप्रैल में जो 13 बच्चे मर गए थे, युवा भी थे उनमें कुछ शामिल, उनकी याद में एक अच्छा, बहुजन स्तंभ, एक स्मारक आपने वहाँ क्रांति स्तंभ बना हुआ है, बहुजन क्रांति स्तंभ। जी जी, तो संगमरमर का है वो पूरा, तो जैसे ही आप गूगल पे ढूंढेंगे तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। और परिवार के अंदर पिताजी खुद रिटायर्ड IG हैं, अच्छा, अभी उसमें हैं, जीवित हैं, और माता जी जीवित नहीं हैं, लेकिन वो देहात से आई थी, लेकिन बाद में पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया, परिवार के और लोगों को पढ़ाया, और हमारे गांव के अंदर घर घर के अंदर जा करके उन्होंने एडमिशन कराए, बुलंदशहर ज़िले में भी लोगों को पढ़ने के लिए कहा, फिर पूरे स्टेट के अंदर दुनिया भर में वो घूमते थे। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग बाग थे उस समय जय भीम करने में भी डरा करते थे, जी जी, लेकिन उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, सिखाया, संविधान के बारे में, सेल्फ रेस्पेक्ट से जियो, और आप निश्चित रूप से जय भीम करना कोई ऐसी बात नहीं है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के संबंध में, जयंतियाँ मनाने में उनका योगदान रहा, और बहुत सी किताबें उन्होंने खुद लिखी, खुद PhD किया, DLIT किया, LLB किया, तो पढ़ाई की एक परंपरा घर के अंदर रही। आप खुद भी सर PhD और DLIT आपने किया? मैं यंगेस्ट DLIT था 2001 में। अच्छा, बहुत बुद्धिज्म पर 2001 में ही मिल गई थी, बुद्धिज्म के ऊपर आपने DLIT किया हुआ है जी। और इस समय सर आगे परिवार में बच्चे आपके? बच्चे भी सिविल सर्विस में हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज में? जी जी, बिटिया सिविल सर्विस में, सनीला भी हैं, और हमारे बेटा है वो IIT कर रहा है। डॉटर सर IAS में या IPS में? IRS में। IRS में है, और सन इन लॉ भी आपके इसी सेवा में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब पिताजी से जो शुरू हुई आपसे और आगे बच्चों में अब वो ट्रांसफर हो रही है, सेम भावना जैसे आपने कहा। नहीं, अम्बेडकरवाद का बहुत बड़ा इसमें हमारा इसके पीछे प्रेरणा है, क्योंकि हम लोग जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि महामानव बुद्ध हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने इस देश के लिए जितना किया है
इस दुनिया के लिए जो बुद्ध ने किया पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है बहुत ज़्यादा, और वो शायद हजारों साल रहेगा भी। तो हम लोग के जो आइकॉन्स हैं वही लोग हैं। उन्होंने बताया कि भाई शिक्षित भी बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। संगठित रहो जी। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आप, तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी एजुकेशन से जुड़ा रहा है, आप भी काफी एजुकेटेड हैं, समाज में आज भी एक्टिव हैं। ये जो समाज के अंदर जो व्याप्त, इसको कुरीति कह सकते हैं सर, जो जाति बंदी, जो जातिगत व्यवस्था, या जो ये दो दोष समाज के अंदर व्याप्त है, एक जातिगत वाला, समय समय पर शायद इसी को कंट्रोल करने के लिए ही SC ST लॉ का भी बनाया गया कि लोगों को बराबर अधिकार, समान न्याय मिल पाए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर सर, कैसे ये खत्म हो पाएगा ये जो व्यवस्था है? देखिए, बहुत बड़े फिलोसफर थे राइस डेविस जी। उन्होंने कहा कि बुद्ध की बात कि इस देश से जाति हटाई जानी चाहिए, जाति विहीन समाज बनना चाहिए, अगर इसको मान लिया होता तो हमारा देश बहुत आगे चलता। इसी चीज़ को वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आए थे वाइब्रेंट समिट में 2015 में गुजरात में, उन्होंने भी, जिम यांग किम नाम था उनका, उन्होंने भी इसको रिपीट किया था कि जाति के रहते हुए भारत के समाज का विकास नहीं हो सकता। अमर्त्य सेन ने भी उसको रिपीट किया कि जाति बहुत बड़ा एंटी नेशनल काम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो निश्चित रूप से आज भी अगर जाति जब तक रहेगी तब तक वर्ण व्यवस्था और छुआछूत, अन्याय, अत्याचार रहेगा। आज भी एक साल में 70,000 अत्याचार शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर एक साल में होते हैं। SC ST एक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इस बात का भी महिमा मंडन करते हैं कि हमने शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़कियों को रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसका वायरल वीडियो बनाएंगे और जेल जा करके भी उनका महिमा मंडन होता है। उनको कोई गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं होता। जैसे दुनिया के अंदर जितने भी अपराध हैं, आदमी सोचता है कि मैंने अगर गलत काम किया है तो मुझे सजा मिलेगी, या मैंने कोई अनैतिक काम किया। लेकिन जाति के कारण किसी तथाकथित छोटी जाति या कमजोर जाति के साथ अगर गैंग रेप किया है तो उसको उसके परिवार के लोग, उसके मोहल्ले के लोग महिमा मंडित करते हैं, कहते हैं नहीं अच्छा किया, ये इसी काबिल है, इनको मारो। तो इस हद तक की लोगों की जो सोच है उसके खिलाफ निश्चित रूप से SC ST एक्ट है। लेकिन अब तो जब तक NSA नहीं लगाया जाएगा या UAPA नहीं लगाया जाएगा तब तक लोग नहीं मानेंगे। जब तक बड़ा कानून नहीं बनेगा, इससे भी बड़ा, इससे बड़ी सजाएं नहीं दी जाएंगी। हाँ, जाति पूछने के खिलाफ, जाति का प्रचार करने के खिलाफ। अभी 16 सितंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर हैं, इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट जी, विनोद दिवाकर जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक आदेश किया है, जो जिस मांग थी हमारी जातिबंदी कानून की, उसी के लगभग उसको पूरा करता है। उन्होंने 2 रिकमेंडेशन किए हैं और जस्टिस विनोद दिवाकर, उनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, और 2 उन्होंने ऑर्डर दिए हैं यूपी गवर्नमेंट को। एक तो यह है कि जो गाड़ियों के ऊपर नाम लिखे जाते हैं, जातिगत जो नाम है वो गुर्जर, जाट, चमार, वाल्मीकि, इस तरह जय करके लोग बाग लिखा करते हैं, खासतौर से पश्चिमी यूपी। पश्चिम में मैंने ये अभियान चलाया था बहुत पहले जब मैं SP श्री रहा मेरठ में, और उनके चालान किए थे जो लिख के आते थे अपनी जाति के नाम मोटरसाइकिलों पर, और दबंगई करते थे। और बहुत मांग की मैंने उसमें कि जातिबंदी कानून बने, और जातिबंदी कानून बिल्कुल वैसा ही बने जैसे नोटबंदी कानून हुआ था। लोगों की जेब से, लोगों की नाम पट्टिका से, लोगों के घरों से, लोगों के मोहल्ले से, मोहल्लों के नामों से, उनके नामों से जातिबंदी होनी चाहिए। और हो सकती है, जैसे नोटबंदी हुई थी तो जातिबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? सही बात है। मैंने 2018 में केजरीवाल साहब थे, मैं था एक कार्यक्रम में आगरा में, चीफ गेस्ट थे, मैं मुख्य वक्ता था। उसमें मैंने मांग की थी कि नोटबंदी की तरह ही उसी तर्ज पर जातिबंदी होनी चाहिए और इस देश के कोने कोने से जाति को ख़त्म किया जाए। और निश्चित रूप से उसका प्रचार बहुत हुआ। तो जस्टिस विनोद दिवाकर जी ने उसको अच्छा किया है कि जो नेम प्लेट्स हैं, ख़ासतौर से जो साइन बोर्ड्स हैं, उनको हटाया जाए, और जो सभाएं होती हैं उनमें महिमा मंडन ना हो, सोशल मीडिया में महिमा मंडन, जातिगत जो सभाएं होती हैं, जी, जाति के नाम पे आह्वान करके जो बुलाया जाता है, जो पार्टीज हैं, ना किया जाए। ये बहुत अच्छा जेस्चर है कोर्ट की तरफ से, और हम तो डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जातिबंदी कानून का आदेश हो पूरी तरह से, कि कहीं भी किसी भी कार्यालय में ना ये पूछा जाए, ना यात्रा में पूछा जाए, किसी भी जगह ना पूछा जाए। जहाँ सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, जहाँ दावे होते हैं, आर्टिकल 335 के दावे हैं संविधान के, अगर किसी को लगता है कि उसको ज़रूरत है उन दावों की, सामाजिक न्याय की, आरक्षण की, तो बोले। अदरवाइज जब तक जातिबंदी कानून नहीं बनेगा, जब तक साक्षात्कार विहीन परीक्षाएं नहीं होंगी, तब तक इस देश से जातिवाद नहीं जा सकता।
सही बात है सर। और अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले लगभग 1947 के बाद से हमारी सरकारें हैं और उन सरकारों ने जातिबंदी कानून बनाने में उतना ध्यान नहीं दिया, अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ाने में उतना ध्यान नहीं दिया। मंडल कमीशन जैसे जो रिपोर्ट आई थी, जो भारतीय संविधान के बाद और हिंदू कोड बिल के बाद में बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है, उसको पूरा नहीं किया गया और उसकी वजह से आज भी समाज झेल रहा है। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरा कर दिया जाता, मान लिया जाता, तो लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना इस देश के अंदर हो जाती। कोई भी समाज जो अपने आप को दबंग समझते हैं वो दबंगई नहीं कर पाते, चाहे कोई भी समाज किसी से भी, किसी भी जाति से जुड़ा हो। हाँ, क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ा तबका है और वो भी, उसको कई बार ऐसा होता है कि वो अज्ञान का शिकार हो करके 87% शेड्यूल कास्ट को ही मानता है, लेकिन अगर उसको हिस्सेदारी मिल जाती तो वो हिस्सेदारी जो सामंतवादी हैं, पूंजीवादी हैं, जातिवादी हैं, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से उनकी संख्या तक सीमित रहती, या फिर वो लोग लग जाते कि हम जाति खत्म करेंगे। अभी उनको लग रहा है कि हम जाति खत्म ना करके हम तो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से वापस लेकर के आ जाएं। अभी उनको ये गलतफहमी। तो आपको क्या लगता है सर, आने वाले समय में वर्ण व्यवस्था वापस से स्थापित हो सकती है? वर्ण व्यवस्था वापस नहीं स्थापित हो सकती, लेकिन एक जातीय संघर्ष वाली स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तबका जो अम्बेडकरवादी तबका है और वो बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर, जो सहनशीलता तो मानता है, बुद्ध को मानता है, लेकिन इस हद तक जो अत्याचार हो रहे हैं, गैंगरेप की संख्या बढ़ रही है और एक दो जातियां ही हैं जो गांव-गांव के अंदर गैंगरेप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर तो होगा। वो जमाना चला गया कि आप कुछ भी कर देंगे, कोई भी कांड कर देंगे, उसका लोग जाते हैं, पहले थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जहां भी विद्रोह या क्रांतियां हुई वो तभी हुई जब कोई समाज का समूह निराश हो गया, जब उनको लगेगा कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है, तहसील हमारी सुनती नहीं है, मजिस्ट्रेट हमारी सुन नहीं रहे, मुकदमे हमारे लंबित रहते हैं, कन्विक्शन होता नहीं है, तो क्या करेंगे वो? कहीं उना का कांड देख रहे हैं, कहीं सीजेआई के ऊपर जूता फेंक रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हम सीजेआई भी हमसे ऊपर नहीं है, रील बना के भेज रहे हैं लोग बाग। और यहाँ तक है कि मुझे परमात्मा ने आदेश दिया तो मैं जूता दोबारा मारूंगा, तो ये दबंगई तो पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। तो इसका मतलब उनको कानून की आंच का पता ही नहीं है, उनको लगता है कानून कहीं नहीं है। तो उनका कितना ज्यादा टॉक्सिसिटी उनके अंदर है कि वो वर्ण व्यवस्था को दोबारा से लाना चाहते हैं। तो जो लोग वर्ण व्यवस्था से के लाभार्थी हैं और जो वर्ण व्यवस्था से दुखी हैं या जिनका हिस्सा मारा गया है, देखिए वर्ण व्यवस्था तो ऐसी है ना कि जिसमें 100 साल का जो क्षत्रिय है वो भी ब्राह्मण से प्रोटोकॉल में नीचे होगा जी। वैश्य शूद्र की तो बात ही अलग है, अति शूद्र की बात अलग है, अति शूद्र की तो और वर्ण व्यवस्था में महिला जो स्थिति है, महिला की स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है, और भी दयनीय है, वो चाहे ब्राह्मण की बहन बेटी बुआ हो। तो ऐसे लोगों से संघर्ष है वर्ण व्यवस्था में, जो लोग अपनी बहन बेटी माँ बुआ को अधिकार नहीं देना चाहते, वो कश्मीर में बैठ करके या उत्तर प्रदेश में बैठ करके केरल के शेड्यूल्ड कास्ट को, केरल के महिला को या केरल के गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, SC ST को अधिकार क्यों देना चाहेंगे, हिस्सेदारी क्यों देना चाहेंगे? तो ये संघर्ष की स्थिति ना बने, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजी हुए थे। अदरवाइज जिन देशों के अंदर आरक्षण व्यवस्था नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, किसी समूह को दबा कर रखा जाता है, तो वो समूह नाराज हो जाता है, वो समूह निराश हो जाता है, वो समूह अपराध करता है, वो समूह विद्रोह करता है, क्रांति करता है, अलगाववाद करता है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस देश के अंदर हर तबका रहना चाहिए, चाहे मुसलमान हो उसको भी लगना चाहिए, चाहे वीकर सेक्शंस का कोई भी हो, चाहे सिख हो। अगर आप किसी को आइसोलेट कर देंगे तो वो कब तक चुप रहेगा? तो किसी चीज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। देश तो सबका है। अगर किसी को डाउट है तो जाति जनगणना करा ले। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट आर्टिकल 326 देता है संविधान में। आर्टिकल 326 जो राइट दे रहा है, अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका ध्यान दिया तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था तो कभी आ नहीं सकती जी। तभी लोग चाहते हैं कि संविधान की समीक्षा हो। और यहाँ तक कहते हैं, कई तो बाबाओं को ठेका मिला हुआ इसी बात का, 4-5 बाबा हैं वो ताली बजवाते हैं अपने वर्ण व्यवस्था की बातों पर। और यही नहीं है, उनके अंदर जो असमानता है वो ब्राह्मणों के बारे में भी असमानता है, महिलाओं के बारे में भी असमानता है। वो नहीं चाहते कि किसी को समानता का अधिकार मिले। जो संघर्ष है वो समानता के विरुद्ध है, स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और जो असमानता का विश्वास करता है वो सांप्रदायिक भी है, लिंग भेद नहीं मानता है, वो आरक्षण के खिलाफ भी है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ भी है, बुद्ध के खिलाफ भी है। वो इतना ज्यादा सेल्फिश है
वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि उसका पूंजीवाद बना रहे, उसका जातिवाद बना रहे, उसकी वर्ण व्यवस्था बनी रहे, और वो आराम से बैठ करके बेगार कराता रहे लोगों से। और वो जो लोग कमजोर हैं, जिनके पास हिस्सेदारी नहीं है, उनको हिस्सेदारी ना संसद में मिले, ना न्यायालयों में मिले, और ना बार में मिले, और ना व्यापार में मिले, ना बाजार में मिले। देखिए, राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, राष्ट्रवाद किसी भी देश में जो पनपता है वो तब पनपता है जब हर आम आदमी को ये मालूम हो कि इस देश के उत्थान में मेरा भी उत्थान है, इस देश के पतन में मेरा भी पतन है। तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। राष्ट्रवाद कोई दबंगई का नाम नहीं है, जातिवाद का नाम नहीं है, कोई हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद तो जिम्मेदारी है कि इस देश का हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ, मैं उससे जुड़ा हूं। अगर वो दुखी होगा, सही बात तो मेरी संवेदना उसके साथ है। लेकिन जातिवाद ने राष्ट्रवाद के खिलाफ और एक आतंकवाद का काम किया है। उसमें एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के कष्ट से, अगर वो दूसरी जाति का है तो खुश होता है। उसको लगता है कि हाँ, अगर पड़ोसी दूसरी बिरादरी का है, उसके बेटे के साथ बलात्कार हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो इसी के लिए बने हुए हैं। यहां तक मैंने देखा, यहां तक लोग कहते हैं कि इनके साथ बलात्कार हो गया, इनके साथ अन्याय हो गया, तो कोई बहुत, ये सोच चेंज होनी चाहिए जो लोगों के अंदर ये वो सोच चेंज देखिए तभी होगी जब जाति के खिलाफ कानून बने, लोगों को हिम्मत ना हो कि यात्रा के अंदर चाहे ट्रेन में चलें चाहे फ्लाइट में चलें। मैंने खुद देखा है, डालास एयरपोर्ट पे मैं उतरा अमेरिका के अंदर, तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, भारी भरकम अटैची थी, आंखों से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, और मैं समझ गया उनकी बड़ी अटैची थी, तो उसको मैंने निकाल करके उनको दिया। और मेरे बगल में बैठ के आए भी थे, वो बातें चल रही थी, बड़ी अच्छी बातें चल रही थी। लेकिन लास्ट में जाते जाते पूछा, उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आप कौन लोग हैं। मैंने कहा कौन लोग से क्या मतलब आपका? तो उन्होंने कहा किस जाति के लोग हैं? हम तो रस्तोगी हैं। तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? अमेरिका में भी जातिवाद लेकर के आया हूँ। मैंने कहा मैं इंडिया के बहुत बड़े अधिकारियों में से आता हूँ, मैं IPS अफसर हूँ, और अमेरिका लेक्चर देने आया हूँ, जिसमें जाति के खिलाफ मुझे बोलना भी है, जातिवाद के खिलाफ बोलना है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलना है, हिस्सेदारी के लिए बोलना है। और आप एक इंडियन होते हुए यहाँ को कोई अच्छा ही लेने नहीं आए। अच्छा ही लीजिए, अमेरिका कहाँ पहुँचा है। तो बड़ा शर्मिंदा हुए वो। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को के खिलाफ जब कानून बन जाएगा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी पूछने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी नेम प्लेट पे लिखने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके आधार पर काम करने की। आज हर जगह जाति का बोलबाला है, खासतौर से अत्याचार के मामले में बहुत ज़्यादा। सर, आप जैसे इतना लंबा कार्यकाल रहा आपका पूरी सर्विस में, और पुलिस प्रशासन एक ऐसा प्रशासन कहा जाता है जहाँ पे दिन रात सिर्फ क्राइम से वास्ता रहता है लोगों का, हर तरह की घटनाएं आपने बहुत नज़दीक से देखी हुई हैं। आपके पूरे सर जीवन काल में कोई ऐसी घटना जिसने आपको आहत कर दिया हो, इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि नहीं, इस तरह तो एकदम नहीं होना चाहिए? देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों को, कर्मचारियों को रोज झेलना पड़ता है। कोई एक घटना इसलिए नहीं बता सकते कि घटनाएं बहुत सारी हैं। आपके ट्रांसफर के मामले में, आपके जो आपको काम दिया जाता है, कार्य क्षेत्र दिया था उसके मामले में, कार्यों का बंटवारा जो होता है उसमें भी आपके खिलाफ जांचें भी होंगी, आपको मेडल नहीं दिए जाएंगे। मुझे 3-4 बार मेडिकल जो मेडल थे हमारे, गारंटी मेडल वगैरह थे, वो गए फाइलों में जा कर के, तो मेडल वहाँ पहुँचता बाद में था, उससे पहले बिरादरी पहुँच जाती थी, वो मेडल नहीं दिए गए। इसीलिए, और जो हमारे साथ में जिनके सिफारिश थी, जिनके घर के लोग MLA MP थे, या जो ऐसी बिरादरी के लोग बाग थे जिनकी पूजा होती है इस देश के अंदर, उनको मिल गया। लेकिन जो बहादुरी, हमारे गोली हमको लग रही है और मेडल मिल रहा है जाति के आधार पर। नौकरी में, पूरी नौकरी में लगातार आउटस्टैंडिंग रहा मेरा कैरियर, लगातार अच्छे पदों पर रहा है। SP सिटी लखनऊ रहा, SP सिटी मेरठ रहा, SP सिटी आगरा रहा, SP क्राइम मेरठ रहा। और जो भी चुनौतियां थी लॉ एंड ऑर्डर की, सब में, और जितने अधिकारियों थे सब ने आउटस्टैंडिंग कैरियर लगा। लेकिन जब मेडल मिलने की बात आती थी तो मुझे नहीं मिलता था। जब गोली लगाने की बात आती थी, गोली खाने की बात आती, तब मुझे गोली लगती थी, तब सबसे आगे मैं रहता था। तो ये तो कष्टकारी काम है ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग ना सर्विस मेडल मिला, ना गारंटी मेडल मिला, तो ये कष्ट वाली बातें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी, मतलब ये जातीय व्यवस्था की वजह से रहा। तो मतलब आपके पास सिफारिश भी होनी चाहिए और आपके पास जाति भी होनी चाहिए। सिफारिश तो हो सकती है एक बार को, आपके पास जाति कैसे लाएंगे आप? जाति कैसे लाएंगे? सही बात है। मतलब एक अधिकारी को सर्विस मेडल, जो प्रेसिडेंट मेडल होता है,
वो मिल गया, जबकि उसका सिर्फ 8 साल का आउटस्टैंडिंग कैरियर था और मेरा पूरी नौकरी का आउटस्टैंडिंग था लगातार। 10 साल का जरूरी है। तो उन्होंने जो अधिकारी थे जिनको मिला, मेरे प्रिय मित्र हैं, नाम नहीं लेना चाहता इसलिए, ना जाति का नाम ना उनका नाम, मेरे साथ बैठे थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने अपने 8-10 जो 2 साल का आउटस्टैंडिंग नहीं था उसको जाकर के एक वरिष्ठ अधिकारी से जो उन्हीं की बिरादरी के थे उनसे उसको अपग्रेड करा लिया और मेरे वाले को उसको इग्नोर कर दिया गया, मेरे वाले को इग्नोर कर दिया गया और उसको मेडल मिल गया। तो मतलब सिस्टम के अंदर भी आपने जॉब हर जगह इतना परेशान करना चाहते हैं लोग बात जाति के आधार पर। अगर आप काम में दुगने होशियार नहीं है, लिखत पढ़त में, कानून जानने में, नियम जानने में, तो नौकरी करना बहुत भारी है शेड्यूल कास्ट के आदमी। सर, हाल ही में एक आईपीएस हैं पूरन चंद जी थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उस पूरी घटना पे जाति व्यवस्था से ही आहत होके उन्होंने ये कदम उठाया था। क्या कहना चाहेंगे सर उस घटना के बारे में आप? देखिए, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है। मतलब एक आईपीएस होते हुए इस तरह का निर्णय। लेकिन निश्चित रूप से जो आईपीएस अधिकारी बनता है तो उसके बारे में ये तो निश्चित है कि वो कोई अपराधी नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी होगी, जिसके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। वहाँ तक अगर पहुँचा है, ऊंचे पद तक पहुँचा है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी नैतिकता को, उसके नैतिक बल को लोगों ने घायल किया होगा, वो आहत हुआ होगा, तभी इस तरह का आदमी इस तरह का कदम उठाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घटना तो निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना है, एक समाज के लिए भी और पुलिस विभाग के लिए भी और हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए भी, कि आखिर ऐसा कदम उठाने के लिए जो व्यक्ति मजबूर है, तो आखिर ऐसी क्या कमी है? कहीं ना कहीं तो सिस्टम की कमी है। देखिए, जांच अलग चीज़ है, सजा अलग चीज़ है, लेकिन किसी आदमी को इतना दमन नहीं करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें भूल करके वो अपने जीवन को ख़त्म कर बैठे। और लेकिन व्यक्ति को भी, जो SC ST के लोग बाग हैं, OBC के लोग हैं या माइनॉरिटी के हैं, उनको भी मजबूत होना पड़ेगा और इस चीज़ से मुंह ना मोड़ें कि उनके साथ अन्याय। जब तक कि इस देश में जाति और सांप्रदायिकता खत्म नहीं होती है, लिंग भेद खत्म नहीं होता, जब लिंग भेद अभी तक खत्म नहीं है, लड़कियों को ऑफिस जाने में डर लगता है। सही बात है। आपको बहुत लोग मिले होंगे, आपके ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा लगा, लड़कियां बहुत सारी हैं जी उनको एक सुरक्षा का माहौल मिला होगा, तभी तो है ना जी तभी यहाँ नौकरी करती हैं। जी। इसी तरह से हमारे यहाँ तक पुलिस में नौकरी करने में, अन्य सरकारी विभागों में नौकरी, लड़कियों को तक को असुरक्षा का एहसास होता है। और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत पहले एक मिस्टर प्रसाद थे IPS अधिकारी, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ और देखिए उनकी विल पावर देखिएगा। और ये लगभग 70-72 बैच के वो IPS अधिकारी थे, मेरे पिता के दोस्त थे और वो लगातार पिताजी से सलाह मशविरा किया करते थे। उनको लंबे टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया, उन्होंने LLB की, फिर LLM किया, फिर PhD की और फिर लामहे डीलिट की। मिस्टर प्रसाद ने बिहार के रहने वाले थे और अपनी डिग्रियों के आधार पर उन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर अपना मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा लड़ने के बाद बहुत दिनों बाद करीब नौकरी में वापस आए। 11-12 साल के बाद में नौकरी में आने के बाद वो IG के रैंक से रिटायर हुए थे, जबकि उनके बैच के लोग DG होकर के रिटायर हुए थे। इतना नुकसान तो हुआ उनका, लेकिन वो तैयार थे इस बात के लिए, विल पावर थी उनकी, उन्होंने अपने आप को तैयार किया। उन्होंने इस बात को तैयार किया इतने दिनों, यहाँ तक कि उनका कहना था कि मैंने अखबार में बिछा करके मैं लेटा हूँ लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, विल पावर नहीं छोड़ी, मैंने आत्महत्या नहीं की, मैंने सब कुछ। तो इतना मजबूत हर व्यक्ति को होना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा खेद है, बहुत भावुक चीज़ है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उसमें अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने मजबूर किया है उनको, जिस तरह मजबूर किया गया, और बाद में एक और नाटकीय चीज़ सामने आई, ASI ने भी सुसाइड की, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है कि उसने सुसाइड की है और उनके मरने के बाद सुसाइड की है, ये दिखाने के लिए कि वो करप्ट अधिकारी थे। तो दोनों का कोई लिंक नहीं बनता, जो कोई लॉजिक नहीं है ना दोनों चीज़ों का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंसी ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि पूरन अपनी गलती पर थे। बात गलती की नहीं, गलती के लिए तो जांच चल सकती थी, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हरास करेंगे। गलती है तो निश्चित रूप से हर पुलिस वाला जानता है कि गलती है तो मुझे सजा मिलेगी, जेल होगी।
लेकिन जो हरेसमेंट हुआ उनका, लोगों ने बुला करके और गैर कानूनी ढंग से उनको बिठाया, इस तरह की चीजें निकल करके धीमे धीमे आ रही हैं। अभी हो सकता है और चीजें निकल करके और आए, आगे चीजें हैं। निकल करके आए तो निश्चित रूप से ये कलंक पूरे समाज के लिए और पुलिस विभाग के लिए भी है। और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को कमजोर ना समझाया जाए, किसी को दमन ना किया जाए। ठीक है, आप जांच कीजिए, अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको उसको सजा मिले, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको इतना दमन करेंगे कि उसको अपने जीवन से निराश होना पड़े। आने वाले समय में जांच में निकल के आएंगी चीजें। अच्छा सर, ये बताइए, कानून की ही बात कर रहे हैं, आपके एक प्रमुख अभियानों में से एक अभियान ये भी था कि घर घर में कानून की पढ़ाई करने वाले लोग जरूर होने चाहिए। क्या था सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोग पुलिस में हैं तो बहुत बार लाठी चलानी पड़ती है जी। बहुत बार। और हमने देखा कि चाहे हम नेता पे लाठी चलाएं, चाहे किसी और पे लाठी चलाएं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भी हम लोगों ने वकीलों के खिलाफ लाठीचार्ज किया तो हम लोगों को डिफेंसिव होना पड़ा। जी। हालांकि ओपनली बताने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अब सेवा में नहीं हूँ तो बता रहा हूँ कि वकीलों के खिलाफ जब भी, चाहे भले ही हमारा स्टैंड सही था, लेकिन हम लोगों को समझौता करना पड़ा और सॉरी भी कहना पड़ा। वकीलों का जो हैंड था वो अपर हैंड ही रहा लगातार। तो और फिर हमने उसको स्टडी किया ठीक से कि जो लॉ ग्रेजुएट है, कानून पढ़ा हुआ है, और उससे लोग बाग जानते हैं कि ये कानून जानता है, हमारा नुकसान ये कर सकता है, और हमको तो फीस देनी पड़ेगी वकालत की, ये हाई कोर्ट चला जाएगा फ्री में, और ये तो इनको कोई फीस नहीं देनी ये तो वहीं पड़ेगी, इनका रहता पक्ष मजबूत रहेगा। है। वकील देखिए, न पत्रकार से डरता है, पत्रकार से सब डरते होंगे, जी। लेकिन वकील नहीं डरता। वकील जज से भी नहीं डरता। कितने वकीलों को जेल भिजवाते हैं, सही बात है। जांच कर लिया कुछ भी कर। वकील पुलिस से भी नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं डरता। और वकील से कोई जाति भी नहीं पूछता आसानी से। ठीक है, भेदभाव बार में भी होता है, कोर्ट में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन ओपनली वकील से ना जाति पूछ सकता, उसका पड़ोसी भी एनक्रोचमेंट नहीं कर पाता, वकील का उसको पड़ोसी एनक्रोचमेंट नहीं कर पाता। जो गांव के अंदर मान लो वकील साहब के खेत पड़े हुए हैं, तो खेत की तरफ से थोड़ा पैर हटा करके चलता, वकील साहब का खेत है। किसी वकील के यहाँ इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई दबंग आदमी उनके खेत पे कब्जा कर ले, मकान पे कब्जा कर ले। और भले ही आपके पास राइफल है, आप रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, तो ये हो सकता है कि आपके मकान पर, आपके दुकान पर लोगों की नज़र हो, लेकिन वकील से लोग इस बात का तो भय खाते हैं कि वो कानून हमसे ज़्यादा जानता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं वकील ही बनाओ। कानून की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कानून की नॉलेज है उसको, अब आप रिटायरमेंट हो गया आपका, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे कहीं भी हैं, टीचर हैं, अगर आपने LLB कर ली है और आपके घर के आगे, आपके दफ्तर के आगे डिग्री भी लिखी हुई है, जी, BA MA LLB लिखी हुई है, आपका रजिस्ट्रेशन कहीं है या नहीं भी है, अगर LLB की डिग्री है तो आदमी संभल के बात करता है, तो तमीज से बात करेगा, वो तूतड़ा की भाषा नहीं बोलेगा। आपके अंदर कानून की जानकारी है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और हर कार्यालय में कुर्सी मिलेगी। जब वो वकील है, काला कोट पहन के जाता है और अपना विजिटिंग कार्ड देता है एडवोकेट के, तो ना चाहते हुए भी कई बार जिस आदमी को पहले उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, LLB करके, जो हमारे बहुत शिष्य लोग हैं हजारों, जिन्होंने LLB करने के बाद ये बताया कि साहब हमें थाने में चेयर मिलती है, तहसील में SDM भी हाथ मिलाते हैं, और जज साहब भी वकील साहब करके बात करते हैं। जो नेता इधर उधर की भाषा बोलते थे वो भी ठीक से बात करते हैं। भले ही वकील साहब की प्रैक्टिस चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन वकील साहब तो सब कहते हैं कि ए वकील कोई नहीं कहता, ए वकील कोई नहीं कहता। रिस्पेक्ट मिलती है। मास्टर जी की इज्जत तो तब तक होगी जब तक मास्टर जी हैं, जब तक नौकरी में है, लेकिन वकील साहब तो मरते दम तक कहना पड़ेगा। कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है, रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब अगर आप कानून के जानकार हैं तो आपको समाज में बराबर रिस्पेक्ट बिल्कुल। मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि 4-6 आदमी का परिवार अगर आपका है तो LLB जरूर कर लें। एक आदमी आपके परिवार में LLB नहीं कर पा रहा है तो आप पत्रकार बन जाइए, यूट्यूबर बन जाइए, आपको अभिव्यक्त करना आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को, देखिए, जो अत्याचार होते हैं कमजोर पर, महिला पर, या गरीब आदमी पर, या शेड्यूल्ड कास्ट पर, इसलिए अत्याचार होते हैं कि लोगों को ये लगता है ये अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, ये थाने नहीं जा पाएगा, अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, अपनी बात को नहीं रख पाएगा, ये अंग्रेजी नहीं जानता, ये कानून नहीं जानता, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये लिखना नहीं जानता। तो लिखना, पढ़ना, कानून जानना, बोलना, ये सब एम्पावरमेंट है। आप एम्पावर हो जाते हैं अगर आपके पास कानून की नॉलेज है तो। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो देखिए, लोगों ने अपने आप को या तो धर्म का ठेकेदार बनाया पावरफुल बनने के लिए,
या नेता बनाया पावर बनने के लिए, या अपने आप को अधिकारी बनाया। सब लोग अधिकारी नहीं बन सकते, सब लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते, लेकिन अधिकतर लोग एलएलबी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनने में तो दिक्कत है, लेकिन एलएलबी की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। एलएलबी अगर आपने ठान लिया, 1 घंटे रोज भी अगर पढ़ लेते हैं आप, तो आप एलएलबी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए, आप इतने लंबे समय तक आप पुलिस प्रशासन में रहे, एससी एसटी का इतना सख्त कानून है, या हम अदर कानून की भी बात करें तो बहुत सारे सख्त कानून हैं, लोगों को पता भी है कि अगर मैं ये अपराध करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी लोगों का मनोबल इतना क्यों बढ़ जाता है, लोग इतना दुस्साहस क्यों कर देते हैं? जैसे एससी एसटी तो बहुत ही कड़ा कानून है आज के समय में, लेकिन फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके पीछे का क्या कारण है? क्या पुलिस प्रशासन ये कानून और धरातल के बीच में कोई गैप है सर, ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है? संजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, देश में बहुत से हिस्से बने हुए हैं, और जातिवाद जो है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जो बाबा साहब बताते हैं। हम उसको साधारण भाषा में कहते हैं कि ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन लगता है, और जब तक फेवरेबल रहता है तब तक हम उसको एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अधिकतर जातियां हैं, एक्सेप्ट अनटचेबल्स। अनटचेबल्स में भी कहीं ना कहीं सब डिवीजन होता है, किसी न किसी आधार पर लोग, क्योंकि ट्रेनिंग मिली हुई, जाति ने जो ट्रेनिंग दे रखी है वो लिंग भेद की भी दे रखी है, वो सांप्रदायिकता की दे रखी है, वो गरीबी अमीरी की भी दे रखी है। ये ऐसी चीज है। ये जो एससी एसटी एक्ट है, सख्त तो है, लेकिन इतना सख्त नहीं है जितना आनंद लोगों को जातिवादी अत्याचार में आता है। वो जो आनंद है, जो प्रेरोगेटिव्स हैं, बेरोक अधिकार मिलते हैं, वो बेरोक अधिकार बहुत ज्यादा है। जैसे एक अनपढ़ महिला है, मान लीजिए वो ब्राह्मण की पत्नी है, तो उसको ये लगता है कि बाई बर्थ मुझे जो राइट है, बाई बर्थ उसको ये राइट है कि उसका कोई जमींदार की पत्नी होगी, या जमींदार होगा, या सेठानी होगी, या कोई खेत में काम करने वाली ओबीसी महिला है या शेड्यूल्ड कास्ट, वो आकर के उनके पैर पकड़ेंगे, उनके बेगार भी करेंगे। ये बाई बर्थ राइट है। हालांकि उस वर्ण व्यवस्था में, उस असमानता में उसको अपने हस्बैंड की लात खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, उसको अधिकार नहीं मिलता, कोई उसके नाम जमीन नहीं है, उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उसको बराबर अधिकार नहीं है, उसको घूंघट भी करना पड़ता है, लेकिन वो सारे पनिशमेंट झेलने को तैयार है, क्योंकि उसको बेरोक अधिकार इतने सारे मिल गए बाई बर्थ। तो उसको ये घमंड रहता है कि मैं उच्च जाति की महिला हूं। यही घमंड जो युवा है, जो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, जो लगता है कि मैं सेठ हूं। एक कॉकस भी बनाया ना, एक ने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, एक ने कहा क्षत्रिय हूं मैं, एक ने कहा मैं वैश्य हूं। तो वो एक कॉकस बन गया कि भाई मैं धर्म के नाम से मैं तुमको कहूंगा कि तुम राजा हो। राजा ये कहेगा नहीं, ये जो पंडित जी सही कह रहे हैं, और जो दुकानदार है उसको लगता है कि भाई मैं दुकान लगा लूंगा मंदिर के आगे। तो एक बन गया ना, तीनों लाभार्थी हो गए वर्ण व्यवस्था के। अब जो बाकी हैं, जिसको 85% कहिए, 90% कहिए, मोर देन 50% कहिए, वो उसके लूजर्स हैं, उनको नुकसान है। वो उसी के चारों ओर घूमते हैं, वो चढ़ावा भी देंगे, वो बिल्डिंग भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलता। तो उनके उत्पीड़न में उनको मालूम है जब तक उनका उत्पीड़न रहेगा तो वो मजबूत नहीं हो सकते। ना पैसे से मजबूत होंगे, ना पढ़ाई से मजबूत होंगे, ना शस्त्र से मजबूत होंगे, ना फिजिकली उनको पावर आएगी, ना उनको खाने देंगे, ना उनको घूमने फिरने देंगे। एम्पावरमेंट की चीजें है ना, अगर आदमी विदेश घूमने जाता है तो एम्पावर होकर लौटता है, अगर आदमी जिम जाता है तो एम्पावरमेंट होता है, अगर आदमी अच्छा खाना खाता है तो उसका एम्पावरमेंट होता है। लेकिन होता तभी है ना जब उसको पढ़ने का मौका मिले, अंग्रेजी पढ़े, कानून पढ़े, स्टेम एजुकेशन पढ़े, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और लॉ पढ़े। लेकिन उसको ये लगता है किसी तरह जीवन काट लें बस। तो एम्पावरमेंट की एजुकेशन तो उन्हीं को है जिनके पास पैसा है। वो क्या करते क्या है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, पूंजीपति हैं, सामंतवादी हैं, जातिवादी हैं, अपने बच्चे को भेज दिया विदेश। लेकिन एक बच्चा, जो बच्चा नहीं पढ़ लिख पाया, उसको पुजारी बना दिया, उसको दुकानदार बना दिया। तो वो अपने लोगों को सबको एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये सब चीजें, इन सब कंपटीशन में ये कमजोर लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक हम इनको दबा के रखेंगे।
अगर इनको ये मालूम पड़ गया, जैसे कि अब क्या हुआ है, पढ़ाई लिखाई जब से आई, अम्बेडकरवाद जब से आया, लोगों को ये मालूम पड़ने लगा कि टीना डाबी जैसी लड़की होगी एक दिन आईएएस भी टॉप करेगी, बहन मायावती जैसी महिला होंगी तो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगी, एक दिन वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी बनेगी। इसी तरह हो सकता है महिला को राष्ट्रपति बना दिया जाए, जो एक सच्चाई के रूप में दुनिया को आ गया, सच्चाई के रूप में दुनिया को दिखाई दे गया। लेकिन वो तब तक तो सही है जब तक के उनको समझौता करना पड़ रहा है, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, कोई भी दबंग बिरादरी के लोग बाग, कोई भी जातिवादी लोग, कि कहीं ऐसा ना हो ये बिल्कुल हमारे पूरा समाज ही हमारे साथ में बैठ जाए, इतनी समता नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन सर ये बताइए, जैसे अगर हम उस समाज की बात कर रहे हैं तो उस समाज के लोग हमेशा आरक्षण के प्रति ये भी बार बार आरोप लगाते हैं कि जो कुछ लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं, आईपीएस सर्विसेज में आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अयोग्य हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से कई बार हमने देखा है, कई बार इसको महसूस किया है, लोग इसको कहते हैं कि हमारे नंबर्स कम थे, उनके नंबर ज़्यादा थे, उनके कम थे, फिर भी उनको आगे नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उनका आरक्षण था, उनको आरक्षण का लाभ मिला। ये असमानता, इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमेशा आपने भी रियलाइज किया होगा, आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा, देखा होगा, ये उनके मन के अंदर कैसे आता है? यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। वो आरक्षण को गाली देते हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो कभी जाति को गाली नहीं देते, कभी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं होते, कभी लिंग भेद के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलता। वो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो जाति के खिलाफ नहीं है। हम कह रहे हैं आपको अगर आरक्षण बुरा लगता है तो आप अंतरजातीय विवाह बढ़ाओ और आरक्षण का आप लाभ लीजिए। आप तो आरक्षण में अगर जिनको मिल रहा है वहां लड़के की शादी कर दो, चाहे लड़की की शादी कर दो, आपको अगली पीढ़ी में लाभ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आरक्षण कोई लाभ की चीज है, आरक्षण लाभ की चीज नहीं है, आरक्षण तो एक रिप्रेजेंटेशन है। बाकी बिना पढ़े लिखे कोई नहीं आता है, एक दो नंबर कम ही नहीं, एक दो नंबर अब ज्यादा भी आते हैं। हाँ, अब तो आज के समय में बहुत सारे हैं जो जनरल कैटेगरी से भी आ जाते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के लोग बाग ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, वो ओबीसी की लिस्ट से और एससी की लिस्ट से कई बार नीचे भी होते हैं। और असली आरक्षण तो उनका है ना 100%, 100% मंदिरों में यही रहेंगे, 100% बाजार में यही रहेंगे, 100% क्या 99% कुछ ही बिरादरियों के पास लैंड है, 99% शेड्यूल कास्ट के पास तो लैंड नहीं है। जो निजी क्षेत्र पर कब्जा है, निजी क्षेत्र पर भी शेड्यूल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर्मी में शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत कम है, ओबीसी भी बहुत कम है, और जो लगातार चले आ रहे हैं पुराने जमाने से वही आर्मी के अंदर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? नया भारत कैसे बनेगा? ये सोल्यूशन कहाँ से आएगा सर? देखिए, नया भारत बनाने के लिए तो निजी क्षेत्र में आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जैसा कि घोषित भी हो गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होने के बाद में आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे नए भारत के निर्माण के लिए। पहली बात तो निजी क्षेत्र के अंदर टॉप टू बॉटम आरक्षण इस तरह से देना पड़ेगा कि जो इकाइयां टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक, मजदूर किसान तक आरक्षण देंगी अपनी यूनिट के अंदर, उनका हम कर 5% या 10% माफ करेंगे, तो ये इंसेंटिवाइज हो जाएगा। तो जो निजी क्षेत्र है उनको ये लगेगा कि हमको कुछ फायदा होगा अगर हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें, हम कुछ महिलाओं को भर्ती करें उनकी संख्या के अनुसार, कुछ ओबीसी को भी भर्ती करें उनकी संख्या अनुसार, कुछ अल्पसंख्यक को भी भर्ती करें उनकी संख्या के अनुसार, तो वो इंक्लूसिव हो जाएंगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी ना। उनको लगेगा कि हमारी फैक्ट्री में सब तरह के लोग हैं और इसका उन्हें लाभ मिल जाएगा, 5 या 10% उनको कर माफी मिलेगी, तो उनको ये नहीं लगेगा कि हमें कोई नुकसान हो रहा है जी, या हम कोई घाटे में जा रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं करना चाहते वो ना करें, उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जी। एक समय आएगा जब सब लोग करने लगेंगे अपने यूनिट के अंदर, तो इस तरह से निजी क्षेत्र में आरक्षण देना बड़ा आसान है, एक माहौल बन जाएगा और लोग एक दूसरे से जाति पूछना बंद कर देंगे। आरक्षण की प्रासंगिकता अपने आप, उसकी मांग ही खत्म हो जाएगी। आरक्षण तो 335 में दावे के आधार पर है ना जी, दावा करने वाला होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट लेने वाला होगा। लेकिन जब आदमी को लगेगा कि मुझे निजी क्षेत्र में 2 लाख की नौकरी मिल रही है और सरकारी क्षेत्र में मुझे 50,000 की नौकरी मिलेगी, जैसा कि आज हो गया है, जो लोग आईएएस से छोड़ के गए नौकरी, वो 5 गुना तनख्वाह पा रहे हैं जी, जो आईएएस के अंदर उतनी तनख्वाह नहीं है जी। तो निश्चित रूप से अगर निजी क्षेत्र में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, अगर वहां पर हिस्सेदारी मिलती है, वहां शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, अल्पसंख्यक के लोगों के साथ अन्याय नहीं होता, उनको लिया जाता है भर्ती। जैसे कि अभी तक ये है कि उनको नहीं लिया जाता प्राइवेट सेक्टर में,
लोग बाग मैनेजमेंट पे नहीं लेंगे, मजदूर तो सारे हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती कर लेंगे 100%, लेकिन जो मैनेजमेंट के पद हैं, जो उनके अपने जो एजेंट्स हैं, जो उनका मार्केट चलता है, जिससे बिजनेस चलता है, जहाँ पावर उन्होंने दे रखी है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, ओबीसी के लोग नहीं है। जुडिशरी में भी ऐसा ही है, जुडिशरी में भी इतने लोग नहीं है, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में संख्या के अनुसार। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि संविधान पीठ में 11 लोग होंगे, जिसमें एक एसटी का होगा, 2 एससी का होगा, 4 ओबीसी का होगा, 2 ऐसे लोग होंगे जो इंटर कास्ट मैरिज से उत्पन्न होंगे, पैदा हुए होंगे, और एक माइनॉरिटी का होगा, तो ये 11 सदस्य की जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा वो न्याय करेगा। वो कभी ऐसा कानून नहीं बना सकता कि हाँ, ऐसे आदेश नहीं देगा कि मोर मोरनी के आंसुओं से बच्चे पैदा होते हैं जी। वो उसके अंदर धर्मांधता या अंधविश्वास नहीं होगा, वो ऐसा आदेश नहीं देगा। अगर ऐसी संविधान पीठ होगी तो ऐसा आदेश नहीं देगा किसी भी तरह से कि हाँ साहब, इस देश के अंदर ऐसी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए जिनमें वर्ण व्यवस्था थी, लिंग भेद था। अभी एक महिला जज है, उन्होंने इस तरह कहा था कि ऐसी एक पुस्तक है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब उनकी क्या इंटेंशन थी मैं नहीं कह सकता। अच्छा, अंधविश्वास के ऊपर सर हम आए हैं, तो अंधविश्वास को लेकर सर आपकी क्या राय है? जैसे अंधविश्वास कहा यह जाता है कि जितना नीचे तबके का जो लोअर सेगमेंट है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास का बहुत तेजी से शिकार हो जाता है, और वो अंधविश्वास को पूरी तरीके से मानने लगता है, उसी के सारे रूल को फॉलो करता है। वो कैसे खत्म होगा सर? देखिए, अंधविश्वास के खिलाफ कानून नरेंद्र दाभोलकर जी ने बनवाया था, एंटी मैजिक एक्ट महाराष्ट्र में जी। उस तरह के कानून पूरे देश के अंदर होना चाहिए। और जो हमारी संसद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि अंधविश्वासों के खिलाफ स्पष्ट कानून बनाए, स्पष्ट कानून। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एवरेज समय खर्च होता है अंधविश्वासों के ऊपर व्यक्तियों का, वो करीब 60 घंटे होता है एक साल में एवरेज। ओके। और वेस्ट में 20 घंटे अंधविश्वास वहां भी है, और इंडिया का नंबर 1 है अंधविश्वासों में। ओके। हम वो अंधविश्वासों पर कितना समय खर्च कर रहे हैं, वो जो 40 घंटे का गैप है, उस 40 घंटे को अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस 40 घंटे में जो पैसा खर्च हो रहा है, समाज का भी हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है, बाजार में वेस्ट भी जा रहा है जी, वो सारी चीजें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करें, एजुकेशन के बजट पे खर्च करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे करें, तो विकास होगा ना। पैसा तो उतना ही है। सही बात है। चाइना, जापान, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब उनका आप कंपेयर कर लीजिए, कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना, जापान ने किया। R&D के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा, टाइम दोनों इन्वेस्ट करते हैं वो। जी जी, समय भी, ये सब इंटरलिंक्ड है। जी। रिसोर्सेज का खर्च करना, अंधविश्वासों पर हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए जो है वो हमारे लोग व्यस्त करते हैं। और एक एक आदमी 4-4, 6-6 दिन त्योहार मनाता है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लगभग हर धर्म में कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और जो अंधविश्वास सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को, 11-11 लोग अंधविश्वासों के आधार पर सुसाइड कर रहे हैं। और कई बाबा तो ये कहते हैं कि साहब 15 अगस्त को अंग्रेज इसलिए देश छोड़ के चले गए थे कि हमारे एक अगस्त मुनि थे और उन्होंने समुद्र सोख लिया था, इसलिए वो डर गए कि 15 अगस्त को 15 अगस्त आने वाले हैं, तो वो इस तरह का अंधविश्वास डर के भाग के चले गए। और उस पर हजारों लोगों ने तालियां बजा दी। तो सोचिए, ये पल्स चेक करते हैं, कोई बताता है कि कैलेंडर ने दूध पी लिया, हम तो उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन जो अंधविश्वास है वो आस्था के ऊपर आधारित है, वो सवाल के लिए मना करते हैं कि नहीं, तर्क मत करो। बुद्ध ने कहा था कालाम सूत्र में कि भाई जो तर्क वाली चीजें हैं, जो विज्ञान आधारित हैं, उनको मानिए, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारिए, उसको मानिए, सवाल करिए, सारी चीजें बुद्ध ने बताई। लेकिन उसको ना मान करके वो कहते हैं नहीं, आस्था है हमारी, इस पे आप कोई तर्क मत करिए। जो तर्क में विश्वास ही नहीं करते वो कैसे साइंटिस्ट पैदा करेंगे? जो तर्क में विश्वास नहीं करते, साइंस में विश्वास नहीं करते, जो अपना समय, अपने संसाधन, अपनी ऊर्जा, सभी चीज अंधविश्वासों पे खर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से जब तक हम अपने देश के अंदर अंधविश्वासों के खिलाफ और जाति के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा कानून नहीं बनाते, तब तक इसमें लोगों में कंपटीशन आ गया है। उस अंधविश्वास में जो पहले रिफॉर्मर्स ज्योतिबा फुले जैसे गांव-गांव जाकर के बताते थे कि अंधविश्वासों को खत्म करो, आज उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, अधिकारी शामिल हो करके अधिकारी पोस्टिंग के लिए पैर दबा रहे हैं, अंधविश्वासों को सपोर्ट करने के लिए फूलों की बारिश की जा रही है, सड़कों को घेरा जा रहा है। वो विभिन्न धर्मों के लोग करते हैं,
तो निश्चित रूप से अगर जाम लग रहा है, सड़कों में जुलूस निकल रहे हैं धर्मों के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स हैं, चाहे वो स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे बहुत से लोग बाग साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन भी हैं, और हमारे देश के बहुत से रिफॉर्मर्स हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, सब लोगों ने अंधविश्वास के खिलाफ कहा। जो आज गरीब आदमी है उसका जो सरप्लस होता है, पैसे की बचत होती है, वो सरप्लस सारा अंधविश्वास में चला जाता है। जबकि बुद्ध ने बहुत अच्छी सलाह दी थी कि जो आपकी आय है उस आय को 4 भागों में बांटिए। 2 भाग तो अपने उद्योग धंधों में लगाइए, 1 भाग से अपना बच्चों को पालिए, जीवन यापन कीजिए, और जो 25% बचेगा 1 भाग, उसको आप अपने विपत्ति काल के लिए रख दीजिए, सुरक्षित रखिए। उसी से इंश्योरेंस की बात आ गई है, आज डेवलप हो गई है जी। उस बचत में से तो करेंगे ना, सही बात है। उसी से हम अकाउंट खुलवाएंगे, उसी से सेविंग करेंगे, उसी से बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएंगे। बुद्ध की इतनी सिंपल बात लोगों को समझ में नहीं आई। वो सरप्लस जो 25% होना चाहिए था, जो हमको उद्योग धंधा में खर्च करना था, वो सारा हमने खर्च कर दिया। खर्च ही नहीं, उधार लेकर के भी त्योहार मनाते हैं। एकदम कोई भी त्योहार जो दुकानदार है उसको तो अमीर कर जाता है, जो प्रीस्ट है किसी भी धर्म का उसको अमीर कर जाता है, लेकिन गरीब कौन होता है? जिसने उधार लेकर के शराब पी, जिसने उधार लेकर के उस दिन कपड़े पहने, उधार लेकर के दावतबाजी की, उधार लेकर के खरीद फरोख्त की, वो तो गरीब बनेगा ना। उधार लेकर के दान दहेज दिया, कई लोग उधार देकर के दान देते हैं अपने सर्वेंट्स को। तो ऐसी व्यवस्था के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। वो सरप्लस आपके व्यक्तिगत विकास के लिए है, आपके उद्योगों के धंधों के विकास के लिए है, उसको उसमें लगाइए, तो सरप्लस वहां नहीं जाना चाहिए। सही बात है सर। ये इतनी सारी आपने बहुत सारी गंभीर बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। जो आज का युवा है सर, जो ये कहता है कि हम धर्म में बिलीव नहीं करते, हम कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में व्याप्त हो जाती है। लोग कहते हैं कि शिक्षा से जो है बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और काफी हद तक मेरा भी मानना है कि शिक्षा बहुत सारी चीजों को ओवर रूल भी कर देता है, बहुत सारी चीजों को खत्म भी कर देता है। फिर भी समाज के अंदर इतनी सारी कुरीतियां जो हैं वो व्याप्त हैं कहीं ना कहीं, हर तरीके से, हर फैमिली में किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो दान दहेज की बात हो जो आपने कही है, या अंधविश्वास की बात हो, किसी न किसी तरीके से हर फैमिली के अंदर इन्वॉल्व है, मिलती है। आने वाले युवा वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है सर, जो पढ़ लिख कर अच्छी जुडिशरी की जॉब में, सिविल की जॉब में जाते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उनके लिए आपके अनुभव से क्या मैसेज है सर आज के समय में? देखिए, जो युवा अपना विकास करना चाहते हैं, उन युवाओं को अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना पड़ेगा। सफलता के लिए आवश्यक है कि अंधविश्वास, भाग्यवाद, ये सारी चीज़ें छोड़ करके अपने समय को व्यवस्थित करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, और अपने आइकॉन्स चेंज करें। जो आइकॉन्स अनहिस्टोरिकल हैं, अनसाइंटिफिक है, उनको छोड़ना पड़ेगा। तरक्की करने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन अपना समय संसाधन अगर आपने दूसरी जगह व्यर्थ कर दिया तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, आपको नौकरी के लिए, आपको व्यापार के लिए समय भी कम मिलेगा, संसाधन भी कम मिलेगा। आज युवाओं को हम यही कहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाइए। पहले बीए पढ़ते थे लोग बाग, और एमए करते थे। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बीए एमए की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज हमारे युवाओं को स्टेम एजुकेशन ध्यान देना पड़ेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और इंग्लिश मीडियम। देखिए, जो भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता इस देश के अंदर, वो उसको दिक्कत होगी, उसको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। और अंग्रेजी ना जानने का मतलब है कि 1/3 आप लगभग पीछे हैं। जो 1/3 आपका जो जीवन है वो खत्म हो गया। अगर आपको इंटरनेट पर आज नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, ये नहीं 24 घंटे लगे रहें, 24 घंटे रील देखते रहें, लेकिन आपको 10-20 मिनट, आधा घंटा इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। आपके प्रोफेशन में फ़ायदा भी देता है वो, ऐसा नहीं फ़ायदा ना हो। अगर आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो भी 33% आप और मर गए। और अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स, मूवमेंट आपका फास्ट नहीं है, चाहे वो रनिंग हो, ड्राइविंग हो, प्लेन चलाने को सबको नहीं मिल सकता, सही बात है, लेकिन साइकिल, मोटरसाइकिल अधिकतर आदमी जीवन काल में प्राप्त कर सकता है मेहनत करके। तो आपको ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं, अंग्रेजी, इंटरनेट से आप दूर हैं, आप ड्राइविंग स्किल से दूर हैं,
तो आपकी क्षमताएं ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, आप अपना समय नहीं बचा पाएंगे, आप अपने संसाधन नहीं बचा पाएंगे, तो वो तरक्की का काम भी नहीं आ पाएगा। आज फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सही बात। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे जो सिलेबस है या एजुकेशन सिस्टम है उसका पार्ट ही नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है, अमेरिका वगैरह और जगह 27% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी है। हमारे देश में लोगों को अपना पता ही नहीं कि अकाउंट खुलवाया जाए, बच्चों के नाम एफडी कराई जाए, सेविंग कराई जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाए। अब एक बीमारी होती है, अच्छा खासा 3 पीढ़ियों का पैसा चला जाता है उसमें। जी, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की है, जैसे मैंने अपने गांव में सर्वे किया, हम लोग गांव बहुत जाते हैं अपने, तो गांव में सर्वे किया, उसी गांव में उसी परिवार के लोग विकसित हुए थे जिस परिवार के अंदर पंचशील का पालन था। हमारा परिवार उसमें सबसे पहले था और उसका सबसे ज़्यादा विकास भी हुआ था। अन्य परिवार भी हमारे साथ आ गए, बहुत से लोगों का विकास हुआ, अच्छे अच्छे पदों पर आज डॉक्टर, इंजीनियर, एनडीए वगैरह में सेलेक्ट हो रहे हैं लोग। तो वो स्थिति उन्हीं परिवारों की बनी जहाँ जिन परिवारों में शराब कम पी जाती थी, जो झूठ कम बोलते थे, जिन्होंने अपना क्रोध में, अपने तानाकशी में, अपने दहेज के मामले में अपना चीज़ें व्यर्थ नहीं की, मुकदमेबाजी में व्यर्थ नहीं की। और जो परिवार थे ऐसे, 1-2 परिवार ऐसे थे जिन्होंने मर्डर किया, तो उन लोगों की जो ज़मीन थी, जिनके पास 80-80 बीघे ज़मीन थी, वो ज़मीन बिक गई। और आज हमारे गांव के वो परिवार जिन लोगों ने शराब में और हिंसा में, जातिवादी अकड़ में, पैसे की अकड़ में समय बिताया था, वो आज उनका नाम भी नहीं पता, पीछे रह गए लोग, चले गए। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के थे। और हमारे गांव में ऐसे ही परिवार हैं जो स्वच्छ कार्य के समाज से आए, लेकिन वो बहुत ऊपर निकल गए, जिन्होंने अच्छे आचरण का पालन किया, आज विदेश चले गए, उनके बच्चे बड़े बड़े मैनेजर के पद पर हैं। और अधिकतर सभी, हमारे गांव का माहौल थोड़ा ज़्यादा अलग है, सब लोग बड़ा इकट्ठा, हर जाति धर्म के लोग मेल मिलाप से रहते हैं। हमारे फादर ने काफ़ी सभी बिरादरियों के लोगों को एकजुट करके रखा हुआ है। उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कराया, चाहे उनको प्यार दे करके, चाहे उनको बहुत सी चीजें हैं जो सुविधाएं। सही बात है, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस करके लोगों को बता के, गाइड करके। चलिए, बड़ा अच्छा रहा सर। एक अंतिम और बड़ा गंभीर प्रश्न है सर, थोड़ा सा राजनैतिक है, पॉलिटिकल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने शुरुआत से ही कहा कि जाति बंदी होनी चाहिए, जाति व्यवस्था जो है खत्म होनी चाहिए। आज की प्रेजेंट अगर मैं राजनीति की बात करूं तो शायद राजनीति बिना जाति के हो ही नहीं सकती। अगर आप देखें इस समय वर्तमान काल का जो प्रवेश है, या किसी भी प्रदेश की आप बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, कहीं ना कहीं सरकार बनाने की बात हो या सरकार गिराने की बात हो, लोग जाति से ही लामबंद हो रहे हैं। और लोग आजकल जातिगत विशेष पार्टियां भी क्रिएट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो जाति है ये मेरे साथ है। ये जो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे समाज में, जो आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं जातियों को लामबंद करके अपना सत्ता के अंदर भागीदारी लेके आती हैं। और ये बात कहीं यहीं से शुरू होती है कि अगर हमें अपने जाति को आगे लेके जाना है, अपने समाज को आगे लेके जाना है, तो हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वहां से वो आगे आते हैं और उसके बाद से उस जाति को आगे कर देते हैं। और आप कह रहे हैं जाति बंदी होनी चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये तो एकदम विरोधी है दोनों। हम इस तरफ से एक तरह से उपनाम खत्म करना चाह रहे हैं, जाति को खत्म करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना अमेंडमेंट लेके आती है कि नहीं, आप जाति से संबंधित आप गाड़ियों पे नहीं लिख सकते, आप घर पे नहीं लिख सकते, दुकान पे नहीं लिख सकते, उसका वर्चस्व नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष को ही आगे लेके आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभास है और इस तरीके से कभी समाज में कभी जाति बंदी हो ही नहीं पाएगी? देखिए, आपकी चिंता बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया आपने। 2 चीज़ें हैं। लोकतंत्र में लोगों को भ्रम होता है कि हम कोई भी एक जाति के ऊपर आधार रख करके हम राजनीति कर लेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी। लोगों को अपनी जाति के कवच से बाहर निकलना पड़ेगा। जाति के ऊपर आधारित कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सकता। दबंगई हो सकती है, अपराध हो सकता है। राजनीति कभी जाति के ऊपर आधारित ना थी ना हुई। कांग्रेस ने भी अगर की तो जातियों का ध्रुवीकरण किया था, पोलराइजेशन, हितों का ध्रुवीकरण किया था जी, अकेले एक जाति के ऊपर आधारित नहीं था। ये बात दूसरी है कि किसी एक जाति को या अपनी जाति को ज्यादा हिस्सा दे दिया, दूसरी जाति को कम हिस्सा दे दिया। आज भी जो सत्ता है उसमें भी ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव नहीं है, अन्य जातियों के लोगों को भी जोड़ा है। हर सरकार जोड़ती है अन्य जातियों के लोगों को। अपनी जाति में वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, लेकिन हर पार्टी में बहुत सारी जातियां हैं, तो जाति के कवच से बाहर निकलना पड़ेगा।
इसलिए हम चाहते हैं कि हितों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, हितों जातियों का ध्रुवीकरण ना हो, समस्याओं का ध्रुवीकरण हो और समाधानों का ध्रुवीकरण हो। समाधानों का ध्रुवीकरण। वो तभी संभव है जब मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है। यहाँ ये अभी 2003-4 से शुरू हुई है। उससे पहले मैनिफेस्टो क्या चीज है वो पार्टियों के एमएलए एमपी को भी नहीं पता होता था। आज हर पार्टी अखबार में दे रही है, अपने स्टेटमेंट्स के अंदर दी थी। पहले टीवी पे या रेडियो पे आया करता था मैनिफेस्टो, 10-12 मिनट का होता था। आज वेबसाइट पर देना पड़ता है कि हम किसको कितनी हिस्सेदारी देंगे, पार्टी का रोटी मैनिफेस्टो जारी कपड़ा होता है। मकान क्या देंगे। कर्नाटक का मैनिफेस्टो दिया था कांग्रेस ने और हिस्सेदारी के ऊपर आधारित था वो। अब जो नई पार्टियां बना रही हैं वो मैनिफेस्टो हिस्सेदारी के ऊपर आधारित है। और निश्चित रूप से ये इशारा बहुत पहले हो गया था जब ओबीसी के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था कि हिस्सेदारी के ऊपर आधारित सरकारें बने, हिस्सेदारी को तरजीह दी जाए। लेकिन उसको माना नहीं गया। लेकिन फिर भी मंडल कमीशन रिपोर्ट आई, ये बाबा साहब के जो सपना था उसको पूरा करने के लिए। और मंडल कमीशन रिपोर्ट ने बहुत अच्छी 19-20 से ज़्यादा जो संस्तुतियाँ हैं वो की गई। उनमें से एक आध मानी गई, लेकिन सारी मान ली जाती तो निश्चित रूप से जातिबंदी अपने आप हो चुकी होती, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पावर बन जाता जी। और बैलेंस ऑफ अवेयरनेस भी बनता। ओबीसी के अंदर जो अवेयरनेस आई है वो थोड़ा तब से बढ़ी है जब से मान्यवर काशीराम जी ने हर उपजाति के अंदर एक नेता पैदा किया। लोगों को हिस्सेदारी चेतना में उन्होंने बताया कि तुम फला बिरादरी के हो, ओबीसी हो, तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है, तुम्हारी कोर्ट में भी हिस्सेदारी नहीं है, तुम्हारी जो अन्य क्षेत्र हैं, सेना है या निजी क्षेत्र है, उनमें हिस्सेदारी नहीं है। लोगों की बात समझ में आई और वो दिखाई देने लगी। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, क्लास 1 में इतना, क्लास 2 में इतना। तो वो पहली बार एक ऐसी चीज आई कि हाँ होना चाहिए। लेकिन एक कमी रह गई कि वो पार्टियां जो हिस्सेदारी के लिए लड़ रही थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान तो सबसे बड़ा कानून है जी। लॉ ऑफ द लैंड है, और वो तो मानना आपकी इच्छा नहीं हो तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे डंडे जोर पर मारेंगे। लेकिन अगर मैनिफेस्टो आप अच्छा बनाते हैं तो अगर ए पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है और उसके बाद बी पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है तो वो ए पार्टी की चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर पाती है, उसकी जवाबदेही है। और सी पार्टी अगर आएगी तो इन दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को देख करके, पढ़ करके अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, जो डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। मैं चाहता हूं कि मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स इस देश के अंदर आए, ताकि पार्टियां ही नहीं, पार्टियां जो है, जो जाति आधारित ध्रुवीकरण होता है वो हट करके मैनिफेस्टो आधारित ध्रुवीकरण हो। जिन समूहों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी हिस्सेदारी कम है, वो समूह SC ST OBC और माइनॉरिटीज हैं, जो पॉलिटिकल बहुजन है, जो कल्चरल बहुजन से वो SC ST OBC हैं, जो लगभग समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले के मानने वाले हैं। और पॉलिटिकल बहुजन में माइनॉरिटी भी शामिल हो जाते हैं। और बहुजन एकता मूवमेंट चल भी रहा है, उसका उद्देश्य यही है। लेकिन अगर उसको मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाए, तो सेफोलॉजी में अध्ययन भी करते हैं हम लोग, और उसमें यही है कि हिस्सेदारी बढ़ेगी तभी जब लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले जो इंटर मैरिज कर रहे हैं। इंटर मैरिज के चैप्टर को, उसके हिस्से को हमने बहुत इग्नोर किया है। आज़ादी के बाद इस पर युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए था। इंटर मैरिज करने वालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो EWS है, अगर ये EWS हमने हटा करके इसको इंटर मैरिज जो करते हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अगर देने लगे तो इस देश में राष्ट्रवाद 10-15 साल के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जो किसी भी देश के अंदर 100 साल में नहीं बढ़ सकता। सही बात है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है सर। अच्छा सर, एक और आपसे व्यक्तिगत सवाल है। जैसे कि आप हमेशा समाज के हित में बहुत सारे अभियान चलाते हैं, आपको नहीं लगता है जब बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाना हो तो हमें पॉलिटिकली जुड़ना चाहिए? तो आने वाले समय में क्या हम आपको किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ देख सकते हैं आने वाले समय में? जैसे आपका जो अनुभव है, आपको लगता है जितने सारे अभियान आपने, लगभग 65 अभियान आपने बताए कि अभी तक आपने चलाए हैं, लेकिन इसको एक बड़ा रूप देने के लिए आपको लगता है सर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ जरूरी है आपके साथ? हम लोग मैनिफेस्टोज का अध्ययन कर रहे हैं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है राजेश दार जी की जी, और उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने लोक मोर्चा बनाया जिसके अंदर 10-12 पार्टियां हैं, और उसका जो एजेंडा है मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है और हिस्सेदारी चेतना आधारित है।
जी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपकी हाँ। पॉलिटिकल भागीदारी भी हमें समाज के लोक बीच में मोर्चा देखने से को जुड़े मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा रहा सर। तो ये थे आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पूर्व वरिष्ठ आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक सर, जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, और समाज में जो व्याप्त एससी एसटी जो कानून है उसके क्या प्रावधान थे, कैसे शुरुआत हुई, किस तरह का कानून था, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में फिर हम आपसे जरूर समय लेंगे सर। बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।